तो आ गया क्या? ये कहानी है एक 6 साल के बच्ची इसाकू की, जो एक याकुजा फैमिली यानी गैंगस्टर की फैमिली से बिलोंग करती है। और हाल ही में उसके मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए हैं, जिसके बाद याकुजा फैमिली में अब उसकी देखभाल करने के लिए उसके दादाजी, जो गैंग के लीडर भी हैं, एक घर में लाते हैं। और उन्होंने उस बच्ची की देखभाल के लिए अपना एक गार्ड जो 16 साल का है उसे अपॉइंट किए हैं। अब याकुजा फैमिली से होने की वजह से इसाकू की कोई दोस्त नहीं बनते, और जब वो अब 16 साल की हो गई है, इन 10 सालों से उसका केयर करता आ रहा गार्ड, जो अभी 26 साल का हो गया है, उससे प्यार करने लगती है। और क्या एक याकुजा का गार्ड प्यार का मतलब भी समझ पाएगा, क्योंकि उसे तो प्यार के बारे में बस इतना ही पता है। नोटी हो रहा। कहानी की शुरुआत होती है जहां इसाकू के दादाजी उसे न्यू घर लाके अपने सबसे काबिल गार्ड से मिलाते हैं, काया, जो उसका साया बन के हमेशा हिफाजत करने की बात कहता है। शुरू में तो कोई भी बच्ची घबराएगी ही, पर काया उसे उठा के ये वादा करता है कि वो उसका आखिरी सांस तक ख्याल रखेगा। अब इस इंसिडेंट को 10 साल बीत चुके हैं और इसाकू भी चाहती है नॉर्मल गर्ल्स की तरह लाइफ स्पेंड करना। इसीलिए वो आज हाई स्कूल से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आई है। वो आके अपने दादाजी से बताती है कि उसे भी अब हाई स्कूल में एडमिशन जल्द ही मिल जाएगा। उसके दादाजी उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। ये बात सुन के काया भी भागा भागा आता है और इसाकू को गोद में उठा के उसे कांग्रेट्स कहता है। यहाँ इसाकू से कहती है कि वो अब बच्ची नहीं है, और वैसे भी मैंने दूर के हाई स्कूल में इसलिए एडमिशन लिया है क्योंकि जरा सा भी किसी को पता चलता है कि मैं याकुजा फैमिली से हूँ तो कोई मेरा दोस्त नहीं बनता, और मैं इस बार बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ। वो सभी चीजें जो एक लड़की अपने हाई स्कूल लाइफ में एक्सपीरियंस करती है, मैं भी करना चाहती हूँ, और हाँ, अपना पहला प्यार भी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसाकू अपने स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी के बाद लड़के लड़कियों को बात करते देखती है, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे, किससे करे। तभी वो कुछ लड़कों से टकरा जाती है और जमीन पे गिरने ही वाली होती है, तभी कोई लड़का आके उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही इसाकू को फील होता है कि उसे किसी लड़के ने संभाला है, उसे तो लगता है कि बस इसी की तो मैं तलाश कर रही थी। और जैसे ही वो उसे थैंक्स कहते हुए मुड़ती है, देखती है तो ये तो काया है, जो स्कूल यूनिफॉर्म में उसके स्कूल तक पहुंच गया है। वो इस बारे में उससे बात करने बाहर ले आती है कि तुम अंकल हो के टीनेजर्स के स्कूल में क्या कर रहे हो। काया कहता है कि अंकल, मैं अभी 26 साल का ही हूँ, और वैसे भी मुझे और दादाजी को तुम्हारी फिक्र हो रही थी क्योंकि स्कूल बहुत दूर है। इस पर इसाकू गुस्से से कहती है, तो फिर तुम डेली पिकअप करने भी तो आ सकते हो, एडमिशन लेने की क्या जरूरत थी। काया कहता है क्योंकि यहाँ लड़के हैं। ये सुन के इसाकू का रंग उड़ गया। काया कहता है कि और तुमने कहा था कि तुम बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, लेकिन तुम नहीं समझती। उसकी इतनी प्रोटेक्टिव बात सुन के इसाकू उसे गुस्से से कहते हुए चली जाती है, स्कूल में तुम मेरे साथ मत रहना बस। इसके बाद हम वही फ्लैशबैक देखते हैं जहां एलिमेंट्री स्कूल में इसाकू की फ्रेंड उससे दूर होने लगी थी जब उन्हें पता चला था कि इसाकू एक गैंगस्टर की पोती है। अब हम वापस प्रेजेंट में क्लासरूम के अंदर का सीन देखते हैं जहां इसाकू कहती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, सब ग्रुप बना लिए। और फिर वो अपसेट होकर टेबल पे सर रखते हुए ये सोचती है कि ऐसे जरूर कोई मुझसे बात करने आएगा, और उसकी ये ट्रिक काम करे उससे पहले ही काया आता है, उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों बैठी है। अभी यहाँ 2 और लड़के इसाकू की तरफ बढ़ रहे थे जान पहचान करने, जिन्हें काया रास्ते में ही रोक देता है और उनसे कहता है कि हम बचपन से दोस्त हैं, मेरा नाम काया है और मैंने अभी अभी तुमको धमकाया है। जिससे इसाकू वापस उससे डांटती है और वो दोनों लड़के इन्हें अजीब है बोल के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद टीचर आती हैं और कहती हैं, चलो बच्चों, आज हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करने वाले हैं, मॉनिटर समझ लो, हाथ उठाओ कौन बच्चा बनना चाहेगा। यहाँ इसाकू सोच रही होती है कि यही मौका है ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने का, और वो इस असमंजस में थी कि हाथ उठाए या नहीं उठाए। इधर उसकी तरफ काया देख के समझ जाता है कि इसाकू का पूरा मन है, इसलिए वो अपना हाथ उठा देता है, जिसे देख इसाकू भी अपना हाथ उठाती है। अब टीचर दोनों को उनका पहला टास्क देते हैं, स्पोर्ट्स के लिए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना। यहाँ काया सभी स्टूडेंट्स के नाम जानता था, पता नहीं कैसे, और एक एक करके वो सभी को उनके फिजिकल एबिलिटीज को देख के उन्हें स्पोर्ट्स के लिए चूज करता है। अब एक गैंगस्टर को ऐसे बिहेव करते देख इसाकू सोचती है कि वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। वो इसाकू को भी सिलेक्ट करता है वॉलीबॉल के लिए। सीन शिफ्ट होता है नाइट में जहां इसाकू उदास लेटी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि काया स्कूल आके सब खराब कर दिया और खुद 26 साल का होके अपना इंप्रेशन जमा आया है। यहाँ वो अपनी गलती भी एडमिट करती है कि वो अपने एक्सप्रेशंस बाहर नहीं ला पाती किसी के सामने। काया उसे फिर हक करते हुए इनकरेज करता है और कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम भी बहुत से अच्छे फ्रेंड्स बना लोगी, खुद को बस थोड़ा सा टाइम दो। सीन शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग में जहां इसाकू अपने कुछ सर्वेंट्स को कहती है कि उसकी वॉलीबॉल प्रैक्टिस में उसकी हेल्प करें, और गलती से वो बॉल इसाकू के कंधे पे लग जाती है, जिसके बाद काया आके उसे पीछे से लगा देता है। फिर काया अपने निगरानी में इसाकू को प्रैक्टिस कराता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहां कुछ लड़कियां इसाकू की हाथ पे प्रैक्टिस से आई चोट को नोटिस करती हैं।
और जब उन्हें पता चलता है कि इसाकू इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दे रही है क्योंकि वो चाहती है अपनी टीम को जिताना, जिससे लड़कियां उससे इम्प्रेस होती हैं, और इधर काया लगातार उस पर नजर बना के रखे रहता है। और जब वो देखता है कि इसाकू लड़कियों के बीच है तो वो बाहर आके फूफू करने लगता है। मैच स्टार्ट होता है और इसाकू के हाथों पे पहले राउंड में ही चोट आ जाने के कारण वो दूसरे राउंड में अपने किक से पॉइंट्स स्कोर करती है और फिर अपनी टीम को जीत भी दिलाती है। और काया ये नोटिस कर लेता है कि उसके हाथों में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सभी के बीच में से उसे उठा के नर्सेस ऑफिस ले भागता है। यहाँ वो आके उसकी पट्टी करता है और इसाकू कहती है कि मैं ठीक हूँ, अच्छा मैं कैसा खेली? इस पर काया कहता है खेली? ओ हाँ बढ़िया। यहाँ इसाकू कहती है कि इसे तो मेरी परफॉर्मेंस की पड़ी ही नहीं है। यहाँ काया कहता है कि मैं उस पल को सोच के उदास हो जाता हूँ जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। इस पर इसाकू कहती है कि और आखिर इसका क्या मतलब था? काया कहता है कि इसे तुम घोंसले से उड़ जाने वाले चिड़िया से समझ सकती हो। इसाकू यहाँ मन में सोचती है कि मैं तुमसे दूर तो जाना चाहती हूँ पर नहीं जा पाती, मेरी दुनिया हमेशा तुम्हारे आसपास ही घूमती रहती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ उसे कुछ लड़कियां बाय कह के घर को निकलती हैं। यहाँ इसाकू को लगता है कि चलो आखिर मेरे भी कुछ फ्रेंड्स तो बन ही गए। अभी यहाँ काया उससे कहता है कि मैं थोड़ी देर में बाथरूम से आया, उसके बाद घर निकलते हैं। उसके जाते ही एक लड़का तोमारू आके इसाकू से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? यहाँ इसाकू घबरा के कहती है कि नहीं, हम बस बचपन से साथ रहते हैं। तोमारू फिर उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। इसाकू का तो कोई है ही नहीं, तो वो क्या बताए। फिर वो उससे उसका इंस्टाग्राम हैंडल मांगता है। इसाकू हिचकते हुए कहती है कि इंस्टाग्राम आईडी तो है पर मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं आता है, और मन ही मन सोचती है कि इसे क्या बताऊं कि मेरे दोस्त ही नहीं है। मारू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उनकी बातें काया आते हुए सुन लेता है और गुस्से से एक ऑफिस में आता है और कहता है कि वो लड़का तोमारू इसाकू से इंस्टाग्राम आईडी ले रहा है। उनमें से एक कहता है तो अच्छी बात है ना, ये तो उनकी उम्र ही है बातें करने का। काया फिर अपनी गन उस पर पॉइंट करते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी शुरू होने से पहले ही ये सब रोकना है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां घर बैठकर इसाकू सोच रही होती है कि क्या सही में काया मेरी फिक्र सिर्फ एज अ पेरेंट करता है। तभी उसे तुमारू का मैसेज आता है कि यहाँ भी फ्रेंड बन के अच्छा लगा। इसाकू और तुमारू फिर बातें करने लगते हैं और इसाकू सोचती है कि ये तो सही में एक टीनेज फ्रेंड्स कन्वर्सेशन की तरह है, अच्छा होगा कि मैं इस लड़के के प्यार में पड़ जाऊं। अगले दिन स्कूल के हॉल में तुमारू इसाकू को ग्रीट करता है। तभी उसके मुंह के आगे काया डस्टर साफ करने लगता है और कहता है बुरा मत मानना, आज मेरा दिन है। इसके बाद वो इसके करीब आके कहता है कि अगर तुम इसाकू का पीछा छोड़ दो तो मैं तुम्हारी सेटिंग किसी खूबसूरत लड़की से करवा दूंगा। उनकी ये फुसफुसाहट और काया के बिहेव देख के इसाकू गुस्से से कहती है बस करो, आखिर तुम किस सेटिंग के बारे में बात कर रहे हो। वो फिर काया की तरफ से तुमारू से माफी मांगती है तो तुमारू कहता है कोई बात नहीं, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रात में बैठ के इसाकू तुमारू के कुछ पोस्ट देख रही होती है। अभी गलती से वो एक पोस्ट को लाइक कर देती है, फिर जल्दी से ही उसे अनलाइक करती है, जिसके बाद उसे तुमारू का मैसेज आता है जो कहता है कि तुम्हें अगर पोस्ट अच्छा लगे तो तुम लाइक कर सकती हो, और तुमने तो अभी तक कुछ पोस्ट ही नहीं किया। इसाकू कहती है कि उसके पास कुछ है ही नहीं अच्छा पोस्ट करने को, तो तुमारू से कहता है कि कोई बात नहीं। फिर तुमारू उसे इनवाइट करता है घूमने चलने और ढेर सारे फोटोज लेने के लिए। इसाकू सोच रही होती है कि यही लाइफ तो मुझे जीना था। वो उसे हाँ कर देती है तो तुमारू कहता है कि क्यों ना तुम कल कोरियोकी आओ, वहाँ हम सभी साथ में फन करेंगे। इसाकू ये सुन के और एक्साइटेड हो जाती है। तभी यहाँ काया आता है और उसे उसका फोन छीनते हुए कहता है कि मैं इसे अभी ब्लॉक कर रहा हूँ। इसाकू उसे ऐसा ना करने बोलती है और फिर अपना फोन उसे वापस लेने जाती है, जिससे वो काया के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी पास थे। काया उससे कहता है कि तुम अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हो, और वो लड़का वो तो बिल्कुल नहीं। इस पर इसाकू कहती है कि अच्छा तो तुम ही बताओ कि मुझे कैसे लड़के को डेट करना चाहिए। काया कहता है कि वो जो ग्रेजुएट हो चुका है, जिसके पास एक जॉब है, जो एक अच्छी रिच फैमिली से है, जिसकी पर्सनालिटी एक एथलीट की तरह है। इस पर इसाकू उससे गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम पागल हो क्या, ऐसे तो वर्ल्ड की आधी लड़कियां कुंवारी ही मर जाएंगी, तुम जाओ मैं खुद डिसाइड कर लूंगी। इसके बाद वो तुमारू के कोरियोकी इनविटेशन को भी एक्सेप्ट कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ इसाकू काया से छिपते छिपाते हुए घर से निकलती है। रास्ते में उसे तुमारू और उसके दोस्त मिलते हैं, जहां वो लोग कुछ पिक्चर्स लेते हैं और इसके बाद सभी कोरियोकी की तरफ निकलते हैं। कोरियोकी पहुंच के सभी एंजॉय करते हैं, जहां एक लड़की के ड्रिंक पूछने पे इसाकू उसे एप्पल जूस मंगवाती है। वो लोग यहाँ गाना गाते हैं और इसाकू सभी को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी वो देखती है कि एक लड़की सिगरेट निकाल के फूफू करने लगती है, तो दूसरी लड़की अपने बैग से बियर की बोतल निकालती है और एक तरफ दो लड़के लड़कियां मोमेंट्स एंजॉय करने लगते हैं। इसाकू ये सब देख घबरा के घर निकलने पड़ती है। तभी यहाँ तुमारू नशे की हालत में उससे आके कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया है, मुझे एक किस दो ना। तुमारू इससे पहले उसके साथ जबरदस्ती करे उससे पहले ही काया यहाँ आ जाता है और उसके सर को टेबल में तब तक पटकते रहता है जब तक इसाकू उसे रुकने नहीं कहती।
फिर वो बाकियों को वार्न करके इसाकू को लेकर चला जाता है। फिर वो उसे कार में लाके पूछता है कि उसने कुछ किया तो नहीं। इसाकू कहती है कि नहीं। घर जाते समय इसाकू सोचती है कि वो सही में बेवकूफ की तरह ऐसे ही प्यार को ढूंढने निकल पड़ी थी और गिल्टी महसूस करने लगती है। तभी यहाँ काया उसे हक करते हुए कहता है कि मुझे उसे और पीटना चाहिए था ना। इसाकू तभी काया से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। काया बताता है कि जीपीएस जो मैंने तुम्हारे फोन में लगा रखा है। इसाकू यहाँ फिर से खुद को ओवर प्रोटेक्टिव महसूस करने लगती है और कहती है कि ऐसे पीछा मत किया करो। अभी वो देखती है कि वो काया के शर्ट पे अपने लिपस्टिक का दाग छोड़ दी है। काया उससे पूछता है कि आखिर तुमने इतना मेकअप क्यों किया है। इसाकू कहती है क्योंकि मैं आज बाहर जाने वाली थी ना। क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही। काया उसे देखे जा रहा होता है। इसाकू से कहती है कि मुझे ऐसा घूरना बंद करो, मैं काफी थक गई हूँ इसलिए सो रही हूँ। यहाँ काया सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसाकू काया के मंथली टेस्ट पेपर दिखाते हुए पूछती है कि आखिर तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो, तुम्हें 0 मिला है। इस पर काया कहता है कि हाँ, पर मुझे मार्क्स लाने की जरूरत क्या है। इस पर इसाकू और गुस्सा होते हुए कहती है कि क्योंकि यहाँ तुम एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का काम होता है अच्छे मार्क्स से पास होना। फिर इसके बाद वो काया को रीटेस्ट देने के लिए लाइब्रेरी लाके पढ़ाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ 2 लड़कियां आके उन्हें ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती हैं। इसाकू सोचती है कि चलो ये भी फीलिंग्स अच्छा है क्लासमेट्स के साथ बैठना, काश काया भी मेरा क्लासमेट होता तो चीजें आसान हो जाती। तभी वो नोटिस करती है दोनों लड़कियां काया से अलग ही टॉपिक पे बात करने लगती हैं। बातें करते करते वो काया से पूछती हैं कि क्या वो इसाकू को डेट कर रहा है। इस पर काया जवाब देता है कि नहीं, कभी नहीं। यहाँ इसाकू सोचती है कि उसने मुझे तो मेरी मर्जी के बगैर ही रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं काया एक जगह से निकलता है जहाँ उसे एक लेडी रुकने के लिए कहती है और काया उसे किस करते हुए कहता है कि उसे कल स्कूल जाना है। ये सुन के वो लेडी हैरान हो गई। घर जाते समय उसका ड्राइवर कहता है कि क्या आपने स्कूल के लिए उस खूबसूरत लड़की को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और काया कहता है कि अब उसकी लाइफ में एक ही इम्पोर्टेंट लड़की है, वो है इसाकू। घर आके वो इसाकू से मिलता है तो इसाकू को काया की बॉडी से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है, जिसके बाद उसका मूड खराब हो जाता है। काया उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा। अगर ऐसी बात है तो मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। फिर इसाकू उसे पढ़ाने तो बैठती है पर काया उससे अच्छे ग्रेड्स लाने के बदले रिवॉर्ड मांगता है। इसाकू कहती है कि अगर तुमने अच्छा मार्क्स लाया तो तुम मुझसे कोई भी रिवॉर्ड ले सकते हो, क्योंकि उसको लगता था कि काया के ग्रेड्स बेहतर तो नहीं होने वाले, वो रीटेस्ट में भी फेल ही होगा। वो पानी लेकर के जब वापस आती है तो देखती है कि काया वहीं पे सो गया है। वो आके उसकी धड़कनें देखने लगती है कि ये जिंदा तो है ना। फिर वो भी वहीं पे सो जाती है। अगली सुबह उसके मुंह के सामने काया उसे गुड मॉर्निंग कहता है, जिससे वो घबरा के उठती है। ब्रेकफास्ट करते हुए काया उसे कहता है कि आज से वो पढ़ाई को भी सीरियसली लेगा। रीटेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं जहां इस बार काया ने सही में अच्छे मार्क्स लाए थे। इसके बाद वादे के मुताबिक काया इसाकू से अपनी रिवॉर्ड डिमांड करता है। इसाकू कहती है कि ठीक है, बोलो क्या चाहिए। काया कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। इसाकू पूछती है पर क्यों। काया इससे पहले कुछ कहता है, इसाकू उसे नर्वस होकर मना कर देती है। काया फिर डिसाइड करता है कि वो दूसरी रिवॉर्ड डिमांड करेगा और उसमें वो इस संडे काया को साथ में जू घूमने चलने के लिए कहता है। वो दिन आता है और काया इसाकू से कहता है कि तुम्हें जानवर पसंद है ना। 8 साल बीत गए जब मैं तुम्हें यहाँ लाया था और अब देखो तुम तो बाघ से भी नहीं डरती हो। इसाकू कहती है हाँ, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। फिर इसके बाद इसाकू को कोआला दिखाने के लिए ले आता है जहाँ पे काफी भीड़ थी, जिस वजह से वो इसाकू को गोद में उठा के कोआला दिखाता है। जिसके बाद वो लोग एक जगह पे बैठ के खाना खाते हैं जो काया बना के लाया था। यहीं पे वो उसकी एक खरगोश के साथ फोटो लेती है जिसे काया इसाकू की तरह ही प्यारा बता रहा होता है। यहाँ इसाकू को रियलाइज होता है कि वो किस वाली बात काया ने उसे इसलिए भी कही होगी क्योंकि वो उसे बचपन से एज अ पेरेंट की तरह भी तो केयर करते आया है। अब यहाँ पहली बार इतनी बड़ी हील सैंडल पहनने के कारण इसाकू के पैरों में सूजन आ गए थे। वो उसके पैरों को देखते हुए कहता है कि तुम आज काफी सुंदर दिख रही हो। यहाँ इसाकू सोचती है कि उसने आज हर एक छोटी से छोटी चीजें मैनेज करके पहनी है सिर्फ इसलिए ताकि एक बार काया उसे कॉम्प्लीमेंट दे दे। फिर वो उसे उठा के ले जाने के लिए पूछता है पर इसाकू मना कर देती है तो वो उसका हाथ पकड़ के संभालते हुए ले जाने लगता है। रास्ते में वो उससे किस वाले रिवॉर्ड के लिए सॉरी कहता है क्योंकि उसके लिए किसी लड़की को किस करना आम बात है। ये सुन के इसाकू फिर से उसे नाराज होकर हाथ छुड़ा लेती है। यहाँ काया कहता है पर मेरे लिए ये पहली बार था जब मैं किसी को किस करने के लिए कहा हूँ। यहाँ इसाकू सोचती है कि ये गलत है क्योंकि अगर मैंने ये किया तो फिर मेरे पीछे मुड़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। दूसरे ही पल वो ये सोचती है कि पीछे मुड़ना किसको है, वो हमेशा से तो यही चाहती आई है। वो फिर उसे मंजूरी दे देती है पर 1 सेकंड बाद ही वो मना करते हुए वहां से भागने लगती है। भागते हुए उसके हैट वहीं पे नीचे गिर जाते हैं, जिसे जैसे ही काया उठाता है उसके पीछे से कोई आदमी उस पर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद हम गन फायर के साउंड सुनते हैं और इसाकू भी भाग के वापस आती है जहाँ काया के सामने वो आदमी गिरा हुआ था और उसकी भी हाथ से गोली छू कर निकल गई थी।
इसके बाद हॉस्पिटल के बाहर इसाकू काया का निकलने का वेट कर रही होती है, ये सोचते हुए कि वो काया के इस डार्क साइड को तो भूल ही गई थी। काया बाहर आके दर्द होने का नाटक करता है तो इसाकू उसे एक टपली मारती है उसे ऐसा करने के लिए। फिर उसे कहती है कि वो इस बारे में अब बात नहीं करेंगे जो कुछ कल हुआ, और सोचती है कि क्या काया मेरे लिए एक ऑप्शन हो सकता है या नहीं। सीन शिफ्ट होता है और उस दिन के बाद से दोनों में वैसे कोई बातें नहीं हुई। इधर क्लास में वेकेशन के लिए सब ग्रुप्स बना रहे होते हैं और कुछ लड़कियां काया और इसाकू को अपने ग्रुप्स में रखते हैं, जिससे इसाकू काफी खुश होती है। फिर सभी पिकनिक के लिए बस से निकलते हैं, जहां कुछ लड़के मछलियां पकड़ते हैं और काया अपने गैंगस्टर के स्किल्स चीर-फाड़ मछलियों पे कर रहा होता है। इधर इसाकू प्याज काट रही थी, जिसके आंसू आता देख एक लड़का अपने शर्ट में उसे पोंछ रहा होता है। तभी एक चाकू आके उसके सामने के लकड़ी के खंबे में लगता है जो काया ने फेंकी थी, जिससे वो डर के वहां से भाग जाता है। इसाकू से पूछती है कि ये क्या था, उसे अगर लग जाती तो, पर काया उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। सीन शिफ्ट होता है लेट नाइट में, जहां सोते समय लड़कियां इसाकू से कहती हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सही में कमाल का है। इस पर इसाकू कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है, ओ माफ करना, पर तुम दोनों एक साथ रहते हो तो हमें ऐसा लगा, वैसे अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। इस पर इसाकू कहती है फिर तो अपना ख्याल रखना। उनमें से एक बताती है कि उसे तो कुछ लड़कियों ने पहले भी प्रपोज किया है और उसने रिजेक्ट कर दिया। ये सुन इसाकू सोचती है कि हैं, उसे प्रपोजल भी आए हैं। अभी एक लड़की को याद आता है कि उसने अपना फोन चेंजिंग रूम में ही छोड़ दिया है, तो सभी छिपते छिपाते हुए जाते हैं क्योंकि ये टाइम अब बॉयज के नहाने का था। और अंदर पहुंच के वो देखते हैं कि शायद सभी नहा के चले गए हैं। तभी यहाँ इसाकू काया से टकरा जाती है, जिसे देख इसाकू पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। काया कहता है कि नहा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन टैटूज को दिखाते हुए क्लासमेट्स के साथ तो नहीं नहा सकता ना। तभी यहाँ इसाकू की फ्रेंड्स आती हैं और कहती हैं चलो हमें अपना फोन मिल गया है। इसाकू उनसे कहती है चलो मैं आ रही हूँ। इसके बाद इसाकू काया से कहती है कि जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, मैं रखवाली करती हूँ। यहाँ वो ये भी कहती है कि तुम्हारा वो चाकू फेंकना बिल्कुल भी फनी नहीं था। काया कहता है कि हाँ, मेरा निशाना चूक गया था। इसाकू कहती है कि इतना भी प्रोटेक्टिव होना बंद करो। काया कहता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि तुम किसी के साथ भी घुल मिल जाती हो। इसाकू पूछती है और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। काया कहता है कि उस टाइम को ही याद कर लो जब तुमने मुझे किस एज अ रिवॉर्ड देने के लिए मना किया था, फिर मेले में तुमने हामी भर दिया और फिर तुम कहती हो कि उस बारे में कोई बात नहीं होगा। इस पर इसाकू कहती है कि मुझे माफ कर दो, ऐसी चीजें मुझे बिना सोचे समझे नहीं बोलनी चाहिए थी। खैर तुम्हारी तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स होंगी ना। काया कहता है कि वो अलग बात है। इसके बाद इसाकू सोचती है कि उसकी लाइफ में नॉर्मल रोमांस लाने के लिए उसे याकुजा फैमिली से अलग होकर जीना होगा, क्योंकि मैं काया की बनने लायक ही नहीं हूँ। और मैंने उसे इसलिए किस नहीं किया क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ी तो फिर उससे दूर नहीं हो सकती। तभी यहाँ काया निकलता है और कहता है कि मुझे भी माफ कर दो, उस फायरिंग वाले दिन तुम्हें ये सब देखना पड़ा और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यहाँ टीचर्स के नहाने का टाइम हो जाता है और दोनों एक ही बाथरूम में उनके चले जाने तक छिपे रहते हैं और फिर उनके जाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग, जहाँ सभी टीचर्स स्टूडेंट को वर्कआउट करा रहे थे। तो एक लेडी टीचर आके काया की बॉडी को देख के कहती है कि वाह क्या कमाल की बॉडी है। काया कहता है और आपकी भी। टीचर कहती है पर तुमने कब देखा। काया उनसे कहता है कि मैंने इमेजिन किया। क्या मैं देख सकता हूँ कि मैंने सही इमेजिन किया या नहीं। तभी यहाँ इसाकू आती है, उससे कहती है कि ये क्या कर रहे हो, तुम तो खुलेआम टीचर्स के साथ फ्लर्ट करने लगे। इसके बाद सब बीच किनारे मस्ती कर रहे होते हैं और इधर इसाकू एक हुडी वाले सस्पिशियस मैन को नोटिस करती है जो काया के आसपास घूम रहा होता है। वो फिर उसका पीछा करती है और उसे काया के पास आता देख उस पे एक तरबूज फेंक के मारती है। काया यहाँ इसाकू को बताता है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है ताकि उस दिन की तरह कोई मेरे पे पीछे से अटैक ना करे। फिर इसाकू उससे माफी मांगती है। वापस आने पे उसकी क्लासमेट पूछती हैं कि तुम कहाँ चली गई थी, तुमने तो तरबूज तोड़ना मिस ही कर दिया। इसाकू मन में ही सोचती है कि नहीं, मैंने तो तुम लोगों से अच्छा ही तोड़ा। तभी यहाँ एक लड़की की सनस्क्रीन खत्म हो जाती है तो इसाकू कहती है कि मेरे पास है, मैं लेके आती हूँ। और वो फिर कैंप से सनस्क्रीन लाने जाती है, जहाँ दो गुंडे आके उससे कहते हैं कि तो तुम ही सेनागाकी की पोती हो, और उसे पकड़ के कार में ले जाने लगते हैं। इधर काया इसाकू के बारे में उन लड़कियों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि इसाकू सनस्क्रीन लेने गई है। वो कैंप में आके देखता है जहाँ सनस्क्रीन तो वहीं पर पड़ी थी पर इसाकू नहीं थी। उसका बॉडीगार्ड आके बताता है कि उसने 2 सस्पिशियस आदमी को बीच पे घूमते हुए देखा था, ये शायद उन्हीं का काम होगा। काया उसे एक पंच मारते हुए कहता है तो फिर तुम उन दोनों पे नजर क्यों नहीं रखे। वो गिरते हुए कहता है पर मैं तो आपका बॉडीगार्ड हूँ ना। इधर कार में दोनों गुंडे बात करते हुए जा रहे होते हैं, पर अगर इसका दादा को पता चल जाएगा तो फिर तो गैंग वॉर स्टार्ट हो जाएगी ना। तो दूसरा कहता है कि नहीं पता चलेगा, काया को हम धमकाएंगे इसे सीक्रेट रखने के लिए। तभी कार चेज शुरू हो जाती है और काया पीछे से गन पॉइंट करते हुए इन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वो इनके बराबर में आके ड्राइवर पे गन पॉइंट कर देता है और उसे कार रोकने के लिए कहता है। उनमें से एक टकला इसाकू को पकड़ के उस पर गन पॉइंट कर देता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने शूट किया तो ये तो गई काम से।
इससे काया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काया कुछ करे उससे पहले ही साकू उस टकले को जोर से धक्का मारती है और मौका पाते ही काया उसे एक लात मारता है जिससे कार अनबैलेंस होकर पानी में गिर जाती है। काया भी उस कार के साथ पानी में जाता है और इसाकू को बचा के बाहर निकालता है और उन दोनों किडनैपर्स को तो तैरना भी नहीं आता था। बाहर आके काया उसे हक करते हुए पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। इसाकू उसे थैंक्स के साथ साथ उसे सुनाती भी है हमेशा ऐसे पागलपन करने के लिए और फिर उससे आगे से ऐसे किसी खतरे में ना पड़ने का प्रॉमिस मांगती है, ये जानते हुए भी कि काया का यही काम है। काया भी प्रॉमिस करता है ये कहते हुए कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी प्यारी उंगली को ना खोऊं। जाते समय इसाकू सोचती है कि मैं काया के साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कोई भी हो। कैंप आके टीचर दोनों को डांट लगाती हैं और कहती हैं वाह जरा देखो तो हमारे दोनों क्लास रिप्रेजेंटेटिव ही गायब थे। काया बहाना बनाता है पर कोई फायदा नहीं होता। टीचर कहती हैं कि रात के बोनफायर और फायरवर्क्स इवेंट में तुम दोनों नहीं दिखोगे, यही तुम्हारी पनिशमेंट है, तब तक बैठ के माफीनामा लिखो। टीचर के जाने के बाद इसाकू कहती है कि मैं उस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड थी और ऐसे इनकी पिकनिक खत्म होती है। अगले दिन घर पे इसाकू काया को बुला के उसे अजीब अजीब तरह से पकड़ के कुछ कर रही थी। काया कहता है कि माना तुम क्यूट हो लेकिन ये क्या कर रही हो। इसाकू कहती है कि मैं तुम्हें उठा के फेंकने की कोशिश कर रही थी। काया कहता है ओहो और क्यों, क्या मैंने कोई गलती की है। इसाकू कहती है कि नहीं, मैं बस यूट्यूब पे बताई डिफेंस की ट्रिक्स तुम पे ट्राई कर रही थी जिससे मैं ऐसे किसी वर्स्ट सिचुएशंस में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। काया कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के बारे में सोचूंगा। इसके बाद फिर वो बाहर जाने लगता है। इसाकू उसके हाथों में हॉलीडे होमवर्क की सीट देखती है और कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम किसी और से नहीं करवा सकते हो। काया कहता है पर मुझे ये बोरिंग लगता है। इसाकू कहती है फिर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। काया कहता है कि एक शर्त पे, हॉलीडे होमवर्क फिनिश करने के बदले में तुम मुझे रिवॉर्ड दोगी। जिससे इसाकू को उसकी फिर से किस एज अ रिवॉर्ड देने वाली बात याद आती है और उसे कहती है कि ठीक है पर तुम कोई ऊट पटांग मांग नहीं रखोगे। काया कहता है कि हाँ ठीक है। होमवर्क खत्म करने के बाद इसाकू कहती है कि मैंने कहा था कोई ऊट पटांग मांग नहीं रखना, फिर मैं बीच के कपड़े घर पे क्यों पहनी हुई हूँ। इस पर काया उसे कहता है क्योंकि ये मुझे बीच पे देखने को नहीं मिला, तुमने स्वेट शर्ट जो डाल रखा था। इसाकू इस पर भड़कते हुए उससे कहती है पर तुमने ही तो उतारने से मना किया था। काया कहता है कि हाँ क्योंकि वहाँ और भी लड़के थे। इसाकू उसकी इंटेंट समझ नहीं पा रही थी और वो सोचती है कि जो भी हो पर मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने ये इसलिए खरीदा था ताकि काया मुझे इस ड्रेस में देखे। तभी काया उसे बाहर दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए फोटोजेनिक पूल फायरवर्क्स का इंतजाम किया है। जिसे देख इसाकू काफी खुश होती है और थोड़ी कंफ्यूज भी कि तुम्हें कब से इन सब चीजों में रुचि होने लगी। खैर फिर थोड़ी देर पूल में बैठने के बाद इसाकू काया से पूछती है कि क्या तुम पूल के मजे नहीं लोगे। काया पूछता है मैं। इसाकू कहती है कि हाँ तुमने इतनी मेहनत जो की है। काया कहता है कि फिर तुम मना मत करना। काया फिर अपने कपड़े उतार के सिंगल सीट वाली जगह होने की वजह से इसाकू को उठा के बैठ जाता है। इसाकू कहती है कि ये पोजीशन सही में मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिंग है। काया कहता है कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो। इसाकू कहती है कि डर्टी माइंडेड याकुजा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसाकू अपने सभी हॉलीडे होमवर्क्स खत्म कर रही थी, तभी उसे उसके फ्रेंड्स का मैसेज आता है जो उसे साथ में कल घूमने चलने के लिए पूछते हैं। यहाँ इसाकू सोचती है कि फ्रेंड के साथ घूमने का प्लान बनाना ये तो सही में मेरे लिए एक सपने जैसा है। फिर वो उठ के अपने सर्वेंट्स के कामों को खुद से करने की जिद करने लगती है और वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि अगर काया को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगा। फिर वो आके अपने बेड पे गिरते हुए कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ, पहले मैं अकेली रह लेती थी पर अब मुझे मेरे आसपास लोग चाहिए। तभी यहाँ काया आता है जिसे देख के इसाकू काफी खुश होती है। काया उसे कहता है कि लगता है तुम काफी बोर हो रही हो। इसके बाद वो साथ में लाए जेली खाते हैं और काया उसे फेस्टिवल घूमने चलने के लिए पूछता है। इसाकू ये सुन के काफी खुश तो होती है पर उसे याद आता है कि वहाँ उनके एलिमेंट्री स्कूल की दोस्त भी होंगी जिन्होंने ही ये पता चलने पे कि मैं याकुजा फैमिली से हूँ मुझसे बात करना बंद कर दिए थे। और फिर भी करेज लेके इसाकू काया के साथ जाने के लिए रेडी होती है। वो फेस्टिवल में युकाटा पहने थी जिसकी तारीफ काया करता है। इसाकू कहती है कि मैं समर में एक बार तो इसे पहनती ही हूँ। तभी उसकी नजर उसके एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों पे जाती है जो इसाकू को देख के बातें करने लगते हैं कि ये तो वही है ना सेनागाकी की पोती, और इसके साथ वो लड़का कौन है, जरूर याकुजा का ही गार्ड होगा। तभी काया उनके पास जाके उन्हें ग्रीट करता है और इसाकू का हाथ पकड़ते हुए उनसे कहता है कि मैं इसाकू का क्लासमेट हूँ और हम डेट पे हैं। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। काया इसाकू से पूछता है कि क्या वो घर जाना चाहती है। इसाकू कहती है कि नहीं, अगर तुम मेरी हाथ पकड़ के घूमोगे तो मुझे उनके सामने अच्छा लगेगा। काया राजी हो जाता है। फिर वो दोनों एक शॉप पे आते हैं जहाँ इसाकू को एक डॉगी काफी पसंद आता है जिसे विन करने के लिए वो अपने हाथों में टॉय गन ले लेती है पर उसके तीनों शॉट गलत लगते हैं। इसके बाद काया कहता है कि लाओ मैं ट्राई करता हूँ। इसके गन को पकड़ने के प्रोफेशनल तरीके को देख के दुकानदार मन में सोचता है कि ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। वो उसे एक शॉट में ही विन कर लेता है जिसके बाद वो अजीब से डॉगी इसाकू के हाथ में था।
आगे चलने पे काया इसाकू को एक मास्क लगा लेने बोलता है, जिससे उसे बार बार उन दोस्तों से दिख जाने का डर नहीं रहेगा। और फिर उसके लिए बैठने की जगह ढूंढने जाता है, क्योंकि जू की तरह यहाँ भी इसाकू के पैर हिल्स पहनने की वजह से दर्द देने लगे थे। यहाँ इसाकू अकेले खड़ी उस डॉगी को देख रही थी, जिसके आंख और बाल उसे काया के शक्ल जैसे दिखते हैं। वो उसे किस करते हुए गले लगाती है, जिसे ऐसा करते देख काया दूर से देख लेता है। फिर वो आके उसे कहता है कि लगता है हमें घर ही चलना होगा। इसाकू पूछती है, तो क्या हमारी नकली डेट अब खत्म होने वाली है? काया कहता है कि हाँ, पर इसमें नकली वाली क्या बात थी, सभी चीजें तो रियल में हुई हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हारी क्लासमेट्स। इसाकू झट से मास्क लगा लेती और काया उसके माथे पे एक किस करता है, ये कहते हुए कि तुम बहुत ही क्यूट हो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ काया इसाकू का डार्क सर्कल को देख पूछता है, क्या तुम अच्छे से सोई नहीं? इसाकू कहती है, क्योंकि आज मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने की एक्साइटमेंट थी। इसके बाद वो अपने स्कूल के उन्हीं क्लासमेट्स के साथ घूमती है, खाना खाती है, पिक्चर्स लेती है, जहाँ इसाकू काफी खुश थी कि वो भी एक नॉर्मल लड़कियों की तरह मस्ती कर रही है। फिर सभी एक दूसरे को बाय करके निकलते हैं कि फिर और किसी दिन भी प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग काया इसाकू का ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहा होता है, पर वो नहीं आती है। वो उसके कमरे में आके देखता है तो इसाकू अभी तक सो रही थी। वो देखता है कि वो उस डॉगी को लेके सोई है, तो वो उसे साथ रख के सोने का कारण पूछता है। इसाकू कहती है कि ये मुझे तुम्हारी तरह ही लगता है, बिल्कुल खड़ूस। काया फिर उस डॉगी को फेंकते हुए उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे तो उस डॉगी से अब जलन होने लगी है। यहाँ इसाकू की धड़कनें तेज होने लगती है और वो सुनती है काया की धड़कन कितनी शांत है। फिर वो सोचती है कि काया ने कितनी आसानी से फेस्टिवल में उसके फ्रेंड्स के आगे कह दिया कि वो लोग डेट पे हैं, और फिर वो भी शांत होकर सो जाती है। काया यहाँ पे उसके काफी करीब आ गया था, जैसे वो उसे किस करने वाला हो, और वो देखता है कि वो काफी काम हो करके सो गई है। इसाकू सपने में काया के साथ बिताई फेस्टिवल की इवेंट्स देख रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ इसाकू को उसके दादाजी अपने मुंह बोले भाई और उसके बेटे से मिलाते हैं, जो भी अभी फर्स्ट ईयर में ही है और दूसरे हाई स्कूल में। यहाँ मिक्यू इसाकू से सबसे पहले यही पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो उसके डैड उसे मुक्का मारते हुए कहते हैं कि जरा तमीज से बात करो नालायक। इधर उसकी बातें सुन काया गुस्से में था और इसाकू उसकी बातों को सुन सोचती है कि मैं इसकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसाकू अपने फ्रेंड्स के यहाँ आई थी, जहाँ सभी बैठ के रोमांटिक मूवी एंजॉय कर रहे थे। मूवी एंड होने पे सभी डिस्कस करने लगते हैं अपने फर्स्ट किस के बारे में, क्योंकि मूवी का टाइटल भी कुछ ऐसा ही था। दोनों इसाकू से पूछते हैं कि क्या उसने अपना पहला किस किया है, तो इसाकू उस इंसिडेंट को याद करती है जब उसने काया को किस करने की मंजूरी दी थी पर फिर भाग गई थी, और कहती है कि नहीं, मैंने नहीं किया। दोनों उससे पूछते हैं कि क्या तुम काया के बारे में सोच रही हो? थोड़ा अजीब है, पर तुम्हें उसके साथ डेट पे जाना चाहिए। वो फिर उन्हें फेस्टिवल वाली बात याद दिलाती है जब काया ने कहा था कि ये एक डेट है। ये सुन के उसके दोनों दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि इसका मतलब है कि तुम काया को पसंद करती हो? इसाकू कहती है कि हाँ, पर मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए कैसी फीलिंग्स रखता है। यहाँ वो फिर उसे काया को टेस्ट करने के लिए बोलती हैं। घर जाते समय वो सोचती है कि मैंने ऐसी वियर्ड बातें किसी के साथ नहीं करी, पर फिर भी मुझे मजा आया। घर आने पे काया इसाकू से पूछता है, तो तुमने आज क्या क्या किया? इसाकू बताती है कि हमने मूवी देखी, स्नैक्स खाया, और काया पूछता है और क्या? इसाकू कहती है कि हमने लड़कों के बारे में बात की। काया कहता है कि बात की? मुझे यकीन है तुमने सिर्फ सुना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कहने के लिए तो कोई है ही नहीं। इसाकू कहती है कि नहीं, मैंने कहा भी। काया उसे कहता है तब तो वो जरूर मेरे बारे में ही होगा। इसाकू ये सुन के दरवाजा बंद कर देती है और सोचती है कि मुझे काया बिल्कुल समझ में नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिक्यू एक आदमी को पीट रहा था। उसका गार्ड उसे मना करता है तो मिक्यू कहता है कि मैंने शुरू नहीं किया था। इसके बाद वो जाते समय स्कूल में इसाकू को देखता है तो वो आके उसके बालों को टच करते हुए कहता है कि फिर से मिलके अच्छा लगा। तभी यहाँ काया उसे पिलर से सटा के कहता है कि और मुझे भी। मिक्यू उसे देख के कहता है कि तुम आखिर एक याकुजा स्कूल यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है। इसके बाद काया उसे स्कूल से बाहर लेके आता है और बताता है कि मैं यहाँ इसाकू की हिफाजत के लिए हूँ। मिक्यू कहता है ओ, एक गार्ड डॉग की तरह, बढ़िया है, पर क्या ये याकुजा गैंग के लिए सही है, क्योंकि तुम उनके कैप्टन हो। फिर मिक्यू उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि पापा मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। काया उसे धमकाते हुए कहता है कि उससे दूर रहो। काया के जाने के बाद मिक्यू अपने गार्ड से कहता है कि मुझे अब बिना खून खराबा किए टाइम पास करने का तरीका आखिर मिल ही गया। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ मिक्यू काया और इसाकू के स्कूल में ट्रांसफर ले लिया था और इसाकू को उठा के कहता है सरप्राइज। काया झट से इसाकू को उससे अलग करते हुए कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्यों ट्रांसफर लिए हो? मिक्यू कहता है मुझे लगा तुम दोनों मुझे यहाँ देख के खुश हो गए। इसाकू की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि क्या ये तुम दोनों का फ्रेंड है? मिक्यू कुछ कहता है इससे पहले इसाकू घबराए हुए कहती है कि हाँ, ये मेरे दादाजी के दूर के रिश्तेदार है। इसके बाद काया और इसाकू मिक्यू को स्कूल से बाहर लेकर आते हैं ताकि वो उनकी पोल सभी के सामने ना खोल सके।
इसाको कहती है कि मेरे साथ स्कूल में सभी घुल मिल के रहने लगे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से सभी दोस्त मुझसे अलग हो जाएं, ये जान करके कि मैं याकुजा फैमिली से हूँ। और मिक्यू कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा और तुम दोनों को मेरा दोस्त बन के रहना होगा। दोनों न चाहते हुए भी उसकी ये शर्त मान लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ काया पूरे क्लास को इस बार होने वाले कल्चरल फेस्टिवल के लिए आइडिया मांग रहा होता है, जिसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के मिक्यू अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। यहाँ इसाको की दोनों दोस्त रोमियो और जूलियट का प्ले करने के लिए कहती हैं, जिसमें वो काया को रोमियो और इसाको को जूलियट का रोल परफॉर्म करने बोलती हैं। काया पूछता है कि आखिर ये किस तरह का प्ले होगा। वो बताती है कि ये शेक्सपियर की फेमस स्टोरी में से एक है। काया जैसे ही राजी होता है, मिक्यू उठ के कहता है कि मुझे रोमियो बनना है, आखिर मैं क्यों नहीं बन सकता। इसाको जोर से कहती है कि नहीं, और वो इससे आगे कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट है और प्ले में रोल मांगने का हक उसका भी उतना ही है। यहाँ दोनों के बीच फैसला रॉक पेपर सीजर से होता है, जिसमें काया हार जाता है और इसाको के दोस्तों के प्लान में ट्विस्ट आ जाता है कि अब रोमियो काया नहीं बल्कि मिक्यू बनेगा। इसके बाद हम सभी को नाटक के लिए रिहर्सल करते देखते हैं, जहाँ काया मिक्यू के डायलॉग के बीच में बोलते हुए चला जाता है कि अपने गंदे हाथ इसाको यानी जूलियट से दूर रखो। इसाको की फ्रेंड्स कहती हैं कि ओए अभी तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी नहीं है और ये लाइन तो है भी नहीं तुम्हारे डायलॉग में। इसाको अकेले में काया से कहती है कि वो रोमियो के रोल के लिए हार चुका है तो उसे अपनी हार एक्सेप्ट करनी चाहिए और जो रोल मिला है उसे ही परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ इसाको को उसकी दोस्त बताती हैं कि उन्होंने ये आइडिया इसलिए रखा था ताकि तुम दोनों में थोड़ा रोमांस हो, नाटक के रूप में ही सही। इसके बाद फिर इसाको अपने जूलियट के डायलॉग को अपने रोमियो यानी मिक्यू के सामने परफॉर्म कर रही थी, जिसे मिक्यू काफी खराब बता रहा था और उससे बार बार रिपीट करने बोल रहा था। काया को ये सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर बेचारा करे भी तो क्या करे। अब घर जाने का टाइम हो गया था, इसलिए काया और इसाको क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से खिड़की बंद करके निकलने वाले होते हैं कि इसाको अपनी एक्टिंग के बारे में उससे पूछती है। काया भी कहता है कि उसे और रिहर्सल की जरूरत है। इसाको वहीं अपने डायलॉग्स को बोलने लगती है, जिसे सुन काया हंस देता है। इसाको से कहती है कि हंसो मत, जरा अपने तो डायलॉग्स बोल के दिखाओ। यहाँ काया उसके करीब जाके कहता है जैसे हाथ मिले हैं वैसे ही होठों को भी मिल जाने दो। इसके बाद वो उसके और पास जाने लगता है। इसाको अपने आंख बंद कर लेती है और फिर काया उसके माथे पे एक किस करता है। इसाको मन में सोचती है कि क्या होता अगर उसने सही में होठों को मिला दिया होता। फिर वो काया से पूछती है कि आखिर तुम अपने डायलॉग छोड़ के रोमियो के डायलॉग क्यों बोले। काया कहता है कि वो मैं पहले रोमियो की एक्टिंग करने वाला था ना, इसलिए वही निकल गया। अभी यहाँ पीछे से मिक्यू आता है और कहता है कि मैं तो अपना फोन लेने आया था, लेकिन जरा देखो तो यहाँ क्या सीन चल रहा है। इसाको कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, हम बस प्रैक्टिस कर रहे थे। मिक्यू इसाको की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अरे पल भर के लिए कोई हमें भी प्यार कर ले, झूठा ही सही। तभी काया उसके सामने आता है और कहता है कि ये लो अपना फोन, और फिर दोनों निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ नाटक की तैयारी चल रही थी और मेन कैरेक्टर्स को उनके कॉस्ट्यूम चूज करने दिया गया था। वो लोग इस प्ले को काफी रोमांचक बनाना चाहते थे। इधर मिक्यू इसाको के पास आके कहता है कि बुरा लग रहा है कि काया को रोमियो का रोल नहीं मिला। इसाको मन में ही सोचती है कि ये मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने आप को तब नहीं रोक पाती है जब मिक्यू से कहता है कि तुम काया से एक तरफा प्यार करती हो ना। इसाको उससे हाथ जोड़ के कहती है कि प्लीज ये बात काया से मत कहना। मिक्यू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उससे कहने की जरूरत है, वो घाट घाट का पानी पी चुका है। इधर काया मिक्यू की हरकतों को देख के गुस्से से पागल हो रहा था, पर वो इसाको को प्रॉमिस किया था कि वो अपने आप को कंट्रोल में रखेगा। घर जाते समय इसाको काया से कहती है कि मिक्यू को इग्नोर करना सही में बहुत सरदर्द वाला काम है। काया कहता है कि तुम उसकी किसी भी ऐसी वैसी बातों में मत आ जाना, क्योंकि तुम आसानी से किसी की बातों में आ जाती हो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ मिक्यू फिर से इसाको से काया के बारे में पूछता है कि आखिर तुम्हें उसके बारे में क्या अच्छा लगता है। इसाको कहती है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और जरा धीरे होकर बात करो। मिक्यू या फिर जोर से कहता है हे लिसन एवरीवन। अब यहाँ इसाको मिक्यू से माफी मांगती है और कहती है ठीक है बताती हूँ। मुझे काया के बारे में सब कुछ अच्छा लगता है, उसका केयरिंग, उसकी बातें, उसका छूना, उसकी सांसें, सब कुछ। इधर काया अब इन दोनों को बातें करते देख अब अपना आपा खो देता है और रिहर्सल वाली तलवार लेके तेजी से मिक्यू पे अटैक करने लगता है। वो तलवार नकली होने की वजह से उस पर लग के टूट जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसाको काया को छत पे लाके कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम अपना कंट्रोल नहीं खोगे। काया कहता है कि ठीक है, तुम मेरे सर पे एक बार थपथपा दो। इसाको उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है गुड बॉय। काया फिर उसे उठा के गोद में बैठा लेता है और ये सब मिक्यू भी देख रहा होता है और कहता है कि याकुजा लड़की के प्यार में पड़ गया है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है और मुझे तो चीजें खराब करने में ही तो मजा आता है। इसके बाद जब दोनों क्लासरूम में आते हैं, सभी स्टूडेंट्स काया से झगड़ने का कारण पूछते हैं। काया कहता है कि मिक्यू के शर्ट में एक कीड़ा था और मैं उस कीड़े को मारने बढ़ा, पर मैंने थोड़ी तेजी में तलवार घुमा दी। अभी मिक्यू भी आके कहता है कि हाँ, मुझे कीड़ों से नफरत है, काया मेरा कितना ध्यान रखता है। उनकी बातें सुन के सभी कहते हैं कि इन्हें तो सच में एक्टिंग करना नहीं आता है। फिर सभी इन्हें पनिशमेंट देते हैं क्योंकि इनकी वजह से प्ले खराब हो जाता। फिर मिक्यू और काया सभी टेबल को सही करने लगते हैं, जहाँ मिक्यू काया से कहता है कि वो कीड़ा मैं था ना, अच्छा क्या तुमने इसाको के साथ किया है।
वही जो तुमने कई लड़कियों के साथ किया किया है। काया कहता है कि तुम मुझसे कुछ कह रहे हो क्या? मिक्यू कहता है ओह तो तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, आई लाइक इट। इसाको तभी आके पूछती है कि क्या सब ठीक है? काया कहता है कि हाँ बिल्कुल सब ठीक है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। सभी मेन कैरेक्टर्स अपने अपने कॉस्ट्यूम पहन के एक्टिंग कर रहे थे और अब कल्चरल फेस्टिवल को 5 दिन बस रह गए थे और अभी भी इसाको की परफॉर्मेंस सभी को प्रभावित नहीं कर पा रही थी। काया उसे इनकरेज करता है तो वहीं दूसरी तरफ मिक्यू से कहता है कि इसाको की एक्टिंग तो बिल्कुल अनन्या पांडे जैसी है। इसाको कहती है कि मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मिक्यू कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ, चलो शुरू करते हैं। काया कहता है कि नहीं मैं प्रैक्टिस करा सकता हूँ, मुझे भी रोमियो के डायलॉग्स याद है। मिक्यू कहता है कि हाँ पर परफॉर्मेंस तो इसाको के साथ मुझे करना है ना, वो मजा नहीं आएगा तुम्हारे साथ, है ना इसाको? फिर साथ में तीनों शाम तक प्रैक्टिस करते हैं और फिर घर निकलते हैं, जहाँ रास्ते में भी मिक्यू इसाको की डायलॉग्स में कमियां निकाल रहा था। तो अचानक से वो बात करते करते इसाको के गर्दन पे चाकू पॉइंट कर देता है। काया तुरंत अपना गन निकाल के कहता है कि ये सब क्या है मिक्यू? वो कहता है कि तुम्हारे कदमों की रफ्तार से मेरी उंगलियों की रफ्तार ज्यादा तेज है, इसलिए कोई गलती मत करना। यहाँ इसाको को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है, पर हाँ यहाँ फिर से इसाको को किडनैप कर लिया गया है। पर ट्विस्ट यह है कि काया को भी उसके साथ ले जाया जा रहा है। कार में मिक्यू के चमचे काया को इतना शांत बैठा देख हैरान थे। अब शायद काया इसलिए भी शांत था क्योंकि वो मिक्यू की प्लानिंग समझना चाह रहा था। उन्हें लेके मिक्यू डॉकयार्ड आता है, जहाँ काया मिक्यू से पूछता है कि आखिर वो सब क्यों कर रहा है। मिक्यू कहता है कि मैं बहुत बोर हो गया था रोज रोज के वही काम करके, और जब से मैंने इसाको को देखा है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है, और हाँ तुम्हारी धमकियां भी, तो सोचा क्यों ना थोड़ी शैतानियां की जाए। इसके बाद मिक्यू काया को बांध करके इसाको को चुपचाप लेटे रहने के लिए कहता है और फिर चाकू से उसके कपड़े चीरने लगता है। इसाको यहाँ एक मौके की तलाश में थी। जैसे ही वो देखती है कि काया ने अपने हाथ खोल लिए हैं, वो मिक्यू के अखरोट पे जोर से किक करती है। काया उसके सभी चमचों को सबक सिखा के मिक्यू को जान से मारने ही वाला होता है कि इसाको से ऐसा करने से मना करती है। काया इसाको से कहता है कि नहीं, इसने आज ऐसा काम किया है कि इसे माफी नहीं मिल सकती। इसाको कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरे लिए खतरा नहीं मोल लोगे, और वैसे भी हमें इसकी जरूरत है, हमारे नाटक में मिक्यू का रोल का होना बहुत जरूरी है। काया अपने चेहरे पे हाथ रख के कहता है कि ठीक है। यहाँ मिक्यू कहता है कि तो तुम इतना बात मानते हो इसाको का? इसाको कहती है कि फेस्टिवल के बाद मुझे अपना शकल मत दिखाना। काया मिक्यू के पास आके उसे पंच मारते हुए कहता है कि समझे चपड़गंजू। फिर वो उसके फोन से उसके गार्ड को कॉल करके कहता है कि मिक्यू ने इसाको पे हाथ डालने की जरूरत की है, इसके दादाजी को बोल देना समझा देने, नहीं तो आगे से मैं नहीं देखूंगा कि वो किसका लड़का है या किस गैंग से है, हर एक को उसकी कीमत चुकानी होगी। घर जाते समय काया इसाको से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? इसाको कहती है कि हाँ, ये एक बुरे सपने जैसा था, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग काम आई, और वैसे भी मुझे तुम पे पूरा भरोसा था। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद स्कूल में, जहाँ आज शाम नाटक किया जाने वाला था और सभी मिक्यू को लेकर परेशान थे क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से वो स्कूल ही नहीं आ रहा था। यहाँ काया डिसाइड करता है कि वो रोमियो का रोल करेगा और उसका रोल किसी और को दे दे क्योंकि उसकी ज्यादा लाइन से नहीं थी। अभी यहाँ मिक्यू आता है और फिर सभी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। मिक्यू सभी से ऐसे बात कर रहा होता है जैसे तो कुछ हुआ ही ना हो। काया उसे वार्न करता है कि भूलो मत, तुम्हारी जान इसाको की देन है। मिक्यू कहता है कि मेरे विचार अब बदल गए हैं इसाको को लेकर के, मुझे लगता है कि वो सही लड़के के साथ है। और हाँ, रही बात मेरे स्कूल नहीं आने की, तो मेरे दादाजी ने मुझे बहुत पीटा, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था। और इतना ही नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इधर इसाको खुश नहीं लग रही थी मिक्यू के वापस आने की वजह से, क्योंकि वो काया को ही रोमियो के रोल में देखना चाहती थी। प्ले स्टार्ट ही होने वाला था और सभी देखते हैं कि काया और मिक्यू ने अपने अपने रोल को शिफ्ट कर लिया है, यानी कि काया यहाँ रोमियो का रोल परफॉर्म करने वाला है। और फिर सभी मेन कैरेक्टर्स नाटक की शुरुआत करते हैं। इसाको मन में सोचती है कि मुझे काया के सामने प्यार करने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। नाटक की एंडिंग होती है काया के लाइंस पे, जैसे हाथ मिले हैं होठों को भी मिल जाने दो, और यहाँ इनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है। जिसके बाद सभी मेमोरीज के लिए एक ग्रुप फोटो लेते हैं। इसके बाद एक जगह पे बैठ के काया इसाको के हाथ पकड़ के कहता है जैसे हाथ मिले हैं होठों को भी मिलने दो, और उसका हाथ चूमते रहता है। इसाको कहती है कि ये क्या है? काया कहता है कि मैं अभी कैरेक्टर में ही घुसा हुआ हूँ, जैसे हाथ मिले हैं होठों को भी मिलने दो। इसाको कहती है कि बहुत हुआ। इसके बाद सभी नाटक अच्छा जाने की सेलिब्रेशन मना रहे होते हैं और इसाको नोटिस करती है उस प्ले के बाद से बहुत से लड़के लड़कियां डेट करने लगे हैं। यहाँ इसाको की दोस्त उसकी और काया के बीच कुछ बढ़ा या नहीं ये पूछती हैं। तो इसाको को यहाँ काया के रोमियो वाले परफॉर्मेंस याद आते हैं और वो कहती है कि नहीं, वो तो बस कैरेक्टर में ही घुसा हुआ है उस दिन से। फिर वो यहाँ पे काया को ढूंढने बढ़ती है, जहाँ वो मिक्यू को देखती है जो गुड बाय कहने आया था। मिक्यू कहता है कि मैं भले ही चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी लाइफ में कई मिक्यू आएंगे क्योंकि तुमने एक याकुजा को चूज किया है, और फिर भी तुम में काफी हौसला है, ख्याल रखना, गुड बाय। सीन शिफ्ट होता है जहाँ काया और इसाको कल्चरल फेस्टिवल में एक पैनकेक के स्टॉल पे थे। जहाँ इसाको सुनती है कुछ बातें कि अरे ये तो वही है ना रोमियो और जूलियट, मुझे नहीं पता था कि ये रियल में भी डेट कर रहे हैं। इसाको सोचती है कि काया को भी तो ये बातें सुनाई दे रही होंगी ना, उसे कैसा फील हो रहा होगा, क्या वो
क्या वो और क्या वो नहीं, इन सबसे अब मैं तंग आ गई हूँ। मुझे एक क्लियर आंसर चाहिए। काया देखता है कि इसाकू कहीं ख्यालों में खोई है तो वो उससे कारण पूछता है। इसाकू उसे कुछ नहीं कहती, पर काया को भी उनकी बातें सुनाई दी थी। फिर वो इसाकू से कहता है कि चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं, अभी हमें पूरा फेस्टिवल घूमना है। फिर वो उसे खिलाने लगता है। इसके बाद एक लड़की आके दोनों के साथ पिक्चर्स लेती है। फिर दोनों एक हॉरर मैंशन में जाते हैं, जहाँ एक लड़का जब इसाकू को डराता है तो काया उसे सही में एक इविल लुक दे के डरा के भगा देता है। इसके बाद वो लोग एक फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं, जहाँ वो लेडी कहती हैं कि इस लड़की की किस्मत में बहुत बदनसीबी है। काया इसाकू को गुस्से में वहां से लेके निकलता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे हर बदनसीबी को खत्म कर दूंगा। वहां से निकलते ही काया को एक लेडी आवाज देती है और फिर काया को यूनिफॉर्म में देख के हंसने लगती है। ये वही लेडी कावड़ी है जिसके मेंशन से काया एक दिन निकला था। वो काया के पास आके इसाकू को देख के उसे हक करते हुए कहती है कि क्या ये वही है? ये तो सही में बहुत प्यारी है, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। यहाँ इसाकू को कावड़ी के पास से वही परफ्यूम की स्मेल आती है जो उसने कुछ दिनों पहले काया से स्मेल किया था। यहाँ इसाकू सोचती है कि ये जरूर काया की गर्लफ्रेंड होगी। यहाँ कावड़ी काया की टाई पकड़ के कहती है कि मुझे प्यास लगी है, एक बोतल पानी लेके आओ। इसके बाद वो और इसाकू एक टेबल पे बैठते हैं। इसाकू सोचती है कि इसके साथ अकेले बैठना। कावड़ी कहती है कि मैं यहाँ काया को देखने तो आई थी, पर तुमसे भी मिलना था, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना उसके साथ रहना जो तुम्हारे लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो। इसाकू कहती है कि हाँ, पर अच्छा लगता है। ये बात इसाकू ने सीरियस टोन में कहा था, जिससे कावड़ी हंसने लगती है और कहती है कि टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी साइड ही हूँ। इसाकू सोचती है कि क्या ये मेरे बारे में जानती है। यहाँ तभी काया आता है उसके लिए ड्रिंक लेके, और वो अपनी ड्रिंक लेके बाय कह के चली जाती है कि कल्चरल फेस्टिवल एंजॉय करो। यहाँ काया कहता है कि वो सही में मुझसे मिलने आई थी ना। इसाकू कहती है कि यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। अब कल्चरल फेस्टिवल का एंड होने वाला था आतिशबाजियों के साथ, और दोनों यहाँ ऊपर से देख रहे होते हैं। इसाकू हिम्मत करके उससे आखिर पूछ ही लेती है कि क्या कावड़ी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। काया कहता है कि नहीं। इसाकू यहाँ सोचती है पर कुछ तो रहा होगा इनके बीच में, और मैं ये पूछूं कैसे। काया कहता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। इसाकू कहती है कि नहीं। काया फिर उसे पीछे से हक करते हुए कहता है कि तुम सही में बहुत ही क्यूट हो। इसाकू कहती है कि मेरे इतने पास मत आया करो। काया कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर तुम्हें मुझे करेक्ट करते रहना होगा। तुम्हें मुझे क्या करना है क्या नहीं इसकी परमिशन दे सकती हो, क्योंकि मैं एक वेल बिहेव्ड गार्ड डॉग नहीं हूँ। इसाकू कहती है कि आखिर इसका क्या मतलब था। काया उसके चेहरे को टच करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कब तक खुद को कंट्रोल करके रख पाऊंगा। इसके बाद दोनों घर जा रहे होते हैं और दोनों के चेहरे कुछ ऐसे थे। रात में बात लेते हुए इसाकू काया की बातों को याद करती है कि आखिर काया ने किस चीज के लिए कहा होगा, मैं खुद को कंट्रोल करके नहीं रख सकता। फिर वो अब तक काया की उन सभी हरकतों को याद करते हुए उन्हें एक साथ मैच करती है और कुछ सोच के जोर से चीखती है, जिसे सुन के काया घबराते हुए उसके बाथरूम के पास आता है और पूछता है क्या हुआ। इसाकू कहती है कि नहीं कुछ नहीं। उसके जाने के बाद वो कहती है कि वो मुझे पसंद करने लगा। डिनर करते समय उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी कि वो काया से पूछे, पर वो बात को बदल देती है जिसमें वो उसकी कुकिंग की तारीफ करती है। इसके बाद वो अपने आप में 2 पॉइंट्स को लेकर के सोचने लगती है। पहले मैं भी उसके याकूजा होने की वजह से उससे दूर जाने की कोशिश करती थी, उसे अपने लिए ऑप्शन मानती ही नहीं थी। और मेरी कहानी में हर जगह जहाँ किसी की नीड थी वही तो था। यहाँ याकूजा होना सिर्फ एक एक्सक्यूज है। दूसरी सोच, मान लिया चलो वो मुझे पसंद करता है, तो क्या उसके बाद वो मुझसे कहेगा कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हम साथ में डेट करेंगे, या फिर वो याकूजा होने की वजह से कुछ और चीजें करेगा। डेट वाली फीलिंग्स जीत रही हैं, और उससे पहले मुझे कंफर्म करना होगा कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं। इसके बारे में मैं किससे बात करूँ। मेरी फ्रेंड्स, उन्हें तो पता भी नहीं है कि काया एक याकूजा है, तो उनसे तो बात भी नहीं कर सकती। तभी यहाँ इसाकू को कावड़ी का ख्याल आता है, जो उसे अपना कांटेक्ट दे गई थी। वो उसे हिचकते हुए मैसेज करती है और सोने समय उसे रिप्लाई आता है, जहाँ कावड़ी ने इसाकू को मिलने बुलाया था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसाकू अकेले कावड़ी के मेंशन आई थी, जहाँ कावड़ी आज स्पेशल ड्रेस पहनी थी। वो इसाकू से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत तरह के सवाल होंगे, तो तुम चिंता मत करो, बेफिक्र होकर पूछो। इसाकू पूछती है कि क्या आप काया की गर्लफ्रेंड हैं। कावड़ी कहती है कि नहीं, ना ही कभी थी, क्योंकि उसे गर्लफ्रेंड बनाना, डेट करना ये सब पसंद नहीं था। पर हाँ, हम एक बार एक साथ एक रात गुजार चुके हैं। इसाकू कहती है कि मुझे ऐसे ही किसी आंसर की उम्मीद थी। इसके बाद कावड़ी बताती है कैसे वो काया से मिली आज से 6 साल पहले। जब वो एक क्लब में गई थी तो उसने काया को देखा था, जिसे बहुत सी लड़कियां उससे घेरी रहती थी। हर वक्त एक लड़की तो उसके हाथ पे झूलते हुए रहती ही थी, ये जानते हुए भी कि काया और उनका रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है। और मेरे साथ एक सिगरेट शेयर करने से शुरू हुई बात एक रात में कब बदल गई मुझे पता भी नहीं चला। उस दिन मुझे उसने तुम्हारे बारे में बताया था। मैंने पूछा तो क्या तुम इतनी कम उम्र में अब से ही उसकी पेरेंट्स बन के केयर करने वाले हो। उसका आंसर था कि नहीं, मैं उसका सब कुछ हूँ, मैं उसकी पूरी दुनिया बनना चाहता हूँ। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ इसाकू कहती है तो अगर मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनना है तो मुझे भी ऐसी ही चुनौतियों के लिए रेडी रहना होगा।
कावड़ी कहती है भूलो मत तुम भी एक याकुजा हो और इन फ्यूचर अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो तुम ब्रेकअप कर सकती हो। इसके बाद इसाकू कावड़ी को थैंक्स कहती है और घर को निकलती है। कावड़ी उसे जाते हुए देख करके कहती है कि मुझे पता है तुम उसे नहीं छोड़ने वाली और ना ही वो तुम्हें। सीन शिफ्ट होता है जहाँ काया के रूम में इसाकू आती है। काया कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम कितने सालों बाद इस कमरे में आई हो। उसे वहाँ पे उसकी पुरानी चीजें दिखती हैं और वो पेंटिंग भी जो इसाकू ने काया को देख करके बनाई थी। इसाकू पूछती है कि क्या तुम इन्हें अभी तक रखे हो। काया कहता है कि हाँ, कभी कभी इन्हें देख करके खुश हो लेता हूँ, कभी कभी दुखी। यहाँ इसाकू काया से कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम अपने आप को रोक रखे हो और उस मेले वाले दिन भी जब मैंने तुम्हें मंजूरी नहीं दी थी, और अब से मैं तुम्हें मंजूरी देती हूँ। काया उसे पकड़ के बेड पे लिटा देता है और उसे अनड्रेस करने वाला होता है। इसाकू उसे रोकते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अभी अभी तो मैंने तुम्हें कन्फेस किया है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम एक्सेप्ट तो करो, अपने फीलिंग्स तो बताओ। काया कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इतना बोल के वो उसे वापस लेटा देता है। इसाकू से कहते हुए चली जाती है कि मैंने इन सब की मंजूरी नहीं दी थी। अब सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है और दोनों पार्टियों में सन्नाटा छा जाता है। इसाकू अपने कमरे में आके सोचती है कि मुझे काया के प्यार पे डाउट है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे वैसे ही प्यार करता है जैसे मैं करती हूँ। उसे शायद सिर्फ मेरे शरीर से प्यार है। अब स्कूल जाते समय भी दोनों के बीच कोई बातें नहीं होती। इसाकू सोचती है कि मुझे उससे कन्फेस नहीं करना ही बेहतर होता। इधर काया सोच रहा होता है कि मैंने क्या गलत किया। अब यहाँ दोनों के दिमाग में यही चल रहा होता है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ दोनों के एक दूसरे को लेकर के ऐसे अजीब बिहेव को देख इसाकू की फ्रेंड्स उससे पूछने आती हैं। इसाकू उनसे कहती है कि उसने कन्फेस कर दिया। दोनों ये सुन के काफी खुश होती हैं और पूछती हैं तो आगे क्या हुआ, उसने क्या कहा। इसाकू कहती है कि उसने भी कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझे नहीं लगता। इसाकू की दोस्त दोनों के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए साथ में बात करवाना चाहती थी और उन्हें काया मिल ही नहीं रहा था। एक जगह जाकर के उन्हें काया दिखता है जिसे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की कह रही होती है, मुझे पता है तुम्हारे पास इसाकू है और फिर भी मैं रिजेक्ट होना पसंद करूंगी, और अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो तो मुझे किस दे दो, मैं चली जाऊंगी। काया कहता है कि ठीक है, वैसे भी बहस करने से तो यही अच्छा है। तभी यहाँ पीछे से इसाकू निकलती है जिसे देख के वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और इसाकू यहाँ रोते हुए कहती है कि आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, और फिर घर को निकल जाती है। यहाँ इसाकू की फ्रेंड काया को उसके पीछे जाने के लिए कहती हैं और काया तो वहीं मूर्ति बन गया था। घर पहुंच के इसाकू और ज्यादा निराश होती है ये देख करके उसके पीछे पीछे काया घर नहीं आया। डिनर टाइम पे काया इसाकू के कमरे में आके उससे माफी मांगता है, ये कहते हुए कि मैंने सोचा उसे रिजेक्ट करने का ये सबसे आसान तरीका है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगा तुम्हें छोड़ के, अब चलो खाना खा लो। इसाकू गुस्से से कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आती और ना ही तुम मेरे नजरिए से समझने की कोशिश करते हो, इसलिए चले जाओ यहाँ से। सीन शिफ्ट होता है नाश्ते के समय जहाँ इसाकू काया से पूछता है कि मैंने रात भर तुम्हारे नजरिए से समझने की कोशिश की लेकिन मुझे समझना क्या है ये तो समझाओ। इसाकू कहती है कि तो तब तक समझते रहो जब तक समझ नहीं जाते। काया कहता है कि ठीक है, एक हिंट तो दे दो। इसाकू सोचती है कि अब हमारे बीच ये कैसा संबंध बन गया है, कहीं मेरा ये कन्फेशन मेरी अधूरी कहानी ना बन जाए। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ पे इसाकू गुस्से में होने की वजह से काया के साथ लंच न करके अपने दोस्तों के साथ लंच करने आती है। यहाँ वो उनसे बताती है कि उसका और काया का रिलेशन अभी एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुका है जहाँ से या तो सब कुछ ठीक हो सकता है या फिर सब खराब, और मुझे उस अकेलेपन को सोच के अभी से ही डर लग रहा है। घर जाते समय काया इसाकू से कहता है कि तुम घर जाओ, मुझे थोड़ा काम है। यहाँ पे इसाकू फिर से सोचती है कि कहीं मेरा डर हकीकत ना बन जाए, क्या काया मुझे अवॉइड कर रहा है। खैर इधर काया को इसाकू की दोस्तों ने मैसेज किया था मिलने के लिए, ताकि आखिर क्या बात है वो क्लियरली दूसरी पार्टी से भी तो जान सके। वो काया से पूछती हैं कि उसके बाद से बताओ जब इसाकू ने तुम्हें प्रपोज किया। काया कहता है कि मैं काफी खुश था, मैंने उसे उठाया और बेड पे लेटा दिया। वो दोनों सुन के शॉक थे, लेटा दिया। काया कहता है कि हाँ, पर उसने मुझे रोका और कहा पहले तुम तो कन्फेस करो। मैंने कहा हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, जिसके बाद मैंने फिर से उसे लेटा दिया ताकि मैं उसे सही साबित कर सकूं। वो दोनों काया से कहती हैं कि तुमने एक सेकंड भी नहीं सोचा, न ही उसे टाइम दिया, ये तो डेटिंग रूल्स के खिलाफ है, तो इसीलिए इसाकू को तुम्हारे प्यार पे डाउट है। काया कहता है क्या डाउट है, और क्यों। वो कहती है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उससे प्यार करने से ज्यादा उससे फिजिकल होने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, और उस दिन तुम उस लड़की को भी किस करने के लिए मंजूरी दे दिए जबकि एक दिन पहले ही तुम्हें इसाकू ने कन्फेस किया था। काया कहता है कि वो तो इसलिए क्योंकि उसने रिजेक्ट करने का ये सबसे आसान तरीका बताया था, उससे बहसबाजी करने में कौन पड़ता,
वो दोनों काया के लॉजिक सुन कर कहती हैं कि ये लड़का अजीब नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ दोनों डिसाइड करती हैं कि उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। इसाकू अलग ही डिलेमा में थी और काया को अब उस सच को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी जो इसाकू के दोस्तों ने कहा था। घर जाते समय दोनों के लफ्जों पे कोई अल्फाज नहीं थे, पर उनकी निगाहें उन दोनों की कहानी बयां कर रही थी, जिसमें हम पास्ट का सीन देखते हैं जब इसाकू की बर्थडे काया सेलिब्रेट कर रहा था। और यहाँ इसाकू काया से उसका बर्थडे पूछती है तो काया कहता है कि 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे है। और बर्थडे के दिन वो काया को भी बर्थडे गिफ्ट देती है कि वो नदी किनारे घूमने चले। अगले दिन काया देखता है कि इसाकू बैठ के बिल्ली का ड्राइंग ड्रॉ कर रही थी और वो बिल्ली बार बार भाग जा रही थी। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें बिल्ली ड्रॉ करने मिला है। इसाकू कहती है कि नहीं, कोई ऐसा जिसे मैं पसंद करती हूँ, पर ये बिल्ली तो मेरा साथ ही नहीं दे रही। यहाँ काया कहता है कि तुम मेरी तस्वीर बना सकती हो, बोलो मैं तुम्हें कैसा पोज दूँ, ऐसा या ऐसा। इसाकू कहती है कि बस नॉर्मल बैठे रहो। फिर काया की बनाई पेंटिंग इसाकू स्कूल में दिखाते हुए कहती है कि ये वो है जिसे मैं पसंद करती हूँ, ये मेरा सब कुछ है, और हाँ ये खाना बहुत अच्छा बनाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ काया इसाकू को उसका हाथ पकड़ के अपने रूम में लाता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। इसाकू सोचती है कि क्या ये फिर से वैसा कुछ करने वाला है। काया कहता है कि मेरे ऊपर के टैटूज को देख रही हो, ये टैटूज एक कहानी बयां करती हैं। ये शेर जो इतना ताकतवर है लेकिन फिर भी इसके बालों में वो कीड़े होते हैं जो इसे तकलीफ देते हैं, इसलिए इन फूलों के बीच में आकर लेटता है जिसकी महक से वो कीड़े मर जाते हैं। ये मैंने तुम्हें वो फूल समझ के बनाया था, अगर ये भी काफी नहीं है तो ये लो तलवार और जैसे मन वैसे मेरे शरीर पे अपने होने का पहचान दे दो। इसाकू सोचती है कि भले ही काया का प्यार मेरे जैसा नहीं है, पर मैं इस पे भरोसा कर सकती हूँ। और वो उस तलवार से तो नहीं पर अपने नाखूनों से उसके शरीर पे निशान बनाती है। यहाँ काया कहता है कि वो अब से उसका बॉयफ्रेंड बन के भी ख्याल रखेगा। अगले दिन स्कूल में इसाकू अपने दोस्तों से बताती है कि आखिर उन दोनों में भी अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी है। दोनों काफी खुश होती हैं और लंच टाइम पे काया और इसाकू रूफ टॉप पे आते हैं जहाँ सही पवन चल रही थी। इसाकू काया को पकड़ के चिपक के बैठ जाती है और सोचती है कि अब तक काया ने कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दिया। जब वो उसकी तरफ देखती है तो वो शॉक था। इसाकू पूछती है कि क्यों, क्या हुआ। काया कहता है कि मुझे लगा तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। इसाकू कहती है कि मूड को तो समझो बेकार याकुजा। फिर इसाकू कहती है कि मुझे तुम पे थोड़ा डाउट था, और चूंकि अब जब मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूँ तो तुम। काया कहता है कि अगर तुमने ये करने दिया तो फिर मैं पीछे नहीं हट सकता। इसाकू कहती है कि ठीक है, और फिर यहाँ काया इसाकू एक दूसरे के जज्बातों में खो जाते हैं।